नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा, निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज भी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक और जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मूल मंत्र। दोपहर 1 बजे से शुरू होने वाली मैराथन बैठक शाम 4 बजे तक चलेगी और बैठक में मेयर प्रत्याशी और 80 वार्डों पर फोकस किया जाएगा। सीधे तौर पर किस तरह से पार्टी को फतह दिलानी है, निकाय चुनाव का रास्ता किस तरह से साफ किया जाए, कार्यकर्ताओं को इसी को लेकर जीत का मूल मंत्र देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई देंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गया। हरेंद्र, देखिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से लगातार कवायद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आज भी कहा जा रहा है कि बैठकों का दौर होगा, बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या वो जीत का मूल मंत्र देते हुए कार्यकर्ताओं को दिखाई देंगे? पहुंचे हैं, आज दूसरा दिन है। कल ताबड़तोड़ मैराथन बैठक की और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। खास तौर से 2024 से पहले जो ये नगर निकाय का चुनाव है, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो सेमीफाइनल चुनाव माना जा रहा है, जिसको लेकर के बीजेपी किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कार्यकर्ताओं के मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ 1-1 घंटे तक वार्ता करके जीत का मंत्र दिया। हरेंद्र, सबसे खास बात यह क्योंकि बीजेपी के पहले से ही निकाय चुनाव की बात करें तो पहली ही पकड़ अच्छी है और ऐसे में अब 80 वार्डों पर फोकस है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद लीडरशिप ले रहे हैं, खुद नेतृत्व कर रहे हैं। क्या माना जाए, किस तरह का संदेश जाएगा कार्यकर्ताओं में? देखिए, जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं रहते हैं तो कार्यकर्ता थोड़ा सा निराश रहते हैं, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों के बीच में आते हैं और लोगों को सुझाव देते हैं, कार्यकर्ताओं के अंदर दूना जोश आ जाता है। आज के बाद से कार्यकर्ताओं में दूना जोश देखने को मिलेगा। अब बड़े पैमाने पर खुशियों के साथ जनता के बीच में जाएंगे, सरकार की योजनाओं को बताएंगे और सरकार जिस तरह से विकास का कार्य पूरे उत्तर प्रदेश में किया है, गोरखपुर सहित, उसको लेकर के जन जन तक बताने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे और बहुमत के साथ इस नगर निकाय चुनाव में हासिल करके तोहफे के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को योगी आदित्यनाथ के को सौंपने का काम करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हरेंद्र। वही साल का पहला थोड़ी ही देर में सूर्य ग्रहण लग जाएगा। ये सूर्य ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लगेगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं है, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। आज लगने वाला सूर्य ग्रहण सुबह 7:05 पर लगेगा। ये ग्रहण दोपहर 12:29 पर समाप्त होगा। सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे 24 मिनट की रहने वाली है और इसे हाइब्रिड सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है, क्योंकि यह पूर्ण राशि की बात करें या फिर कर्क राशि की बात करें, इन सभी पर अशुभ प्रभाव डालेगा सूर्य ग्रहण। मेष राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन में तनातनी बढ़ सकती है और सेहत की बात करें तो सेहत पर भी बुरा असर पड़ेगा। धन हानि के योग है, व्यापार में घाटा हो सकता है। वहीं मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वालों पर अशुभ प्रभाव से आत्मविश्वास में भी कमी आएगी, कॉन्फिडेंस की कमी आएगी, कपल में विवाद बढ़ सकता है। कर्क राशि को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक यानी कि फाइनेंशियल समस्याएं आ सकती है। संपत्ति का काम टाल दें। परिवार के सदस्य में किसी की तबीयत खराब हो सकती है, तो खासा ख्याल स्वास्थ्य का भी रखें। मैं आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण के दौरान ना करें ये काम। सूर्य ग्रहण के दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत ना करें। शुभ मांगलिक कार्य ना करें। गर्भवती महिला घर से बाहर ना निकले, भोजन ना करें और बहुत जरूरी है कि ना जरूरत होने पर बाहर ना निकले, ना यात्रा करें।
वहीं उत्तर प्रदेश में इस बार 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी गठबंधन से अपना दल एस का उम्मीदवार होगा। अपना दल एस ने 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया है। अपना दल एस ने बीजेपी गठबंधन के ओर से 96 विधानसभा सीट पर रिंकी कोल को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि उपचुनाव की दोनों सीटों पर अपना दल एस के ही उम्मीदवार होंगे। सूत्रों की माने तो दोनों उम्मीदवारों का नामांकन अंतिम दिन यानी कि 20 अप्रैल को होगा। मिर्जापुर की 96 सीट पर अपना दल एस ने दिवंगत विधायक राहुल कोल की पत्नी रिंकी कोल को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। रिंकी कोल 20 अप्रैल को नामांकन करेंगी और इसमें केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी शामिल हो सकती है। वहीं रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भाजपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। बीजेपी ने दोनों सीटों पर अपने सहयोगी पार्टी अपना दल एस के लिए छोड़ दिया है। अपना दल एस ने इन दोनों सीटों पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। स्वार विधानसभा सीट से बीते चुनाव में सपा के टिकट पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने जीत दर्ज की थी, लेकिन अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद यूपी विधानसभा सचिवालय द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया और सपा विधायक की सदस्यता रद्द कर दी गई थी और स्वार विधानसभा सीट खाली हो गई और अब वहां उपचुनाव होगा। रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 10 मई को वोट डाले जाएंगे। और अब खबर बरेली से, जहां सपा मेयर पद के उम्मीदवार संजीव सक्सेना ने अपनी प्राथमिकताओं को जनता तक पहुंचाने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता के जरिए संजीव सक्सेना ने बताया कि अगर ये मेयर बनते हैं तो शहर की गड्ढा युक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सड़कों पर धूल उड़ रही है, कोई इस मामले में सुनवाई नहीं हो रही, तो वह मेयर बनने पर जनता को इस समस्या से निजात दिलाएंगे। और खबर एटा से, जहां पुलिस ने की सट्टे पर बड़ी कार्रवाई। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। सट्टा रजिस्टर, 15 सट्टा पर्ची, 6 फोन किए बरामद। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र का पूरा मामला। पुलिस ने सट्टे पर बड़ी कार्रवाई की है। एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है इस पूरे घटनाक्रम के दौरान। और सट्टा रजिस्टर, 15 सट्टा पर्ची, 6 फोन बरामद किए हैं। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एटा से ये पूरा मामला, जहां पुलिस ने सट्टे पर बड़ी कार्रवाई की है। एक आरोपी को इस दौरान गिरफ्तार भी किया गया। वहीं मुरादाबाद के भोजपुर में बने पुराने कपड़ों के गोदामों में आग लग गई। बताया जा रहा है कि एक गोदाम में अचानक लगी आग तेज हवा से चारों तरफ फैल गई और आसपास मौजूद 26 गोदाम को चपेट में ले लिया। आग से करीब 1.5 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान जताया जा रहा है। हादसा मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के रानी नांगल का है। यहाँ फटे पुराने कपड़ों से दरी बनाने का काम होता है। आसपास इसी तरह के कई गोदाम हैं जिनमें पुराने कपड़ों के ढेर लगे रहते हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। आग के लपटों से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं 22 अप्रैल को बड़े हर्षोल्लास के साथ मुस्लिम समाज के लोग ईद का त्योहार मनाएंगे, तो वहीं 22 तारीख को ही परशुराम जयंती का भी आयोजन होगा। इसको लेकर मेरठ पुलिस प्रशासन ने ईद की नमाज को लेकर ईदगाह की व्यवस्था का जायजा लिया और वहां मौजूद जिम्मेदार लोगों से ईद की नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से अदा करने की जिम्मेदारी सौंपी। नमाज को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था भी पूर्ण रूप से सुचारू की गई है। बता दें कि दिल्ली रोड स्थित ईदगाह में ईद के दिन
लाखों मुसलमान ईद की नमाज अदा करने पहुंचते हैं, जिसको लेकर सड़क पर ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। उसी को लेकर ट्रैफिक पुलिस प्रशासन ने ईद की नमाज के टाइम रोड को डाइवर्जन कर दिया और जिससे ट्रैफिक व्यवस्था में भी सुचारू रूप से चालू रहे और मुस्लिम समाज के लोगों को नमाज पढ़ने में भी दिक्कत ना आए और दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। अतुल, देखिए तमाम तैयारियां की गई है नमाज पढ़ने को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि इस दौरान ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, जिससे कई समस्याएं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, ईद और परशुराम जयंती का आयोजन है, उसी को लेकर के मेरठ प्रशासन की बात की जाए, पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो सभी जुट चुके हैं, तैयारियां पूरे हैं। उसी को लेकर के ईद के त्योहार पर जिस तरह से जो नमाजी है वो आराम से स्वच्छता के साथ अपनी नमाज पढ़ सके, रोडों पर किसी भी तरह का जो भीड़ है वो देखने को ना मिले। वहीं परशुराम जयंती पर जो जुलूस निकलते हैं उनके लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही है। भारी पुलिस फोर्स संवेदनशील अति संवेदनशील इलाकों में तैनात किया जा रहा है। उसी को लेकर के जो सभी धर्मगुरु हैं सभी के साथ मेरठ प्रशासन, पुलिस प्रशासन थाना स्तर से लेकर के और जिला स्तर तक बैठक कर रहा है। साफ तौर पर कह रहा है पुलिस का किसी भी तरह का शांति का माहौल ना हो, जो शरारती तत्व है जो अपने समाज के लोग हैं वही पुलिस को सूचना दें और उसी के साथ साथ पुलिस भारी संख्या में आपके क्षेत्र में मौजूद रहेगी और शांतिपूर्वक ढंग से अपने त्योहार मनाएं, किसी भी तरह की अशांति का माहौल ना करें। अगर कोई भी उपद्रव करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उसी को लेकर के लगातार ईदगाह हो या फिर परशुराम मंदिर हो, सभी जगहों पर पुलिस जायजा ले रही है और वहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात करने के एसएसपी डीएम आदेश दे रहे हैं। अतुल, जिस तरह से आपने बोला कि एसएसपी ने खुद ही जाकर जायजा लिया है और ऐसे में क्योंकि दो महत्वपूर्ण अवसर इस दौरान हो रहे हैं, ईदगाह की बात करें, ईद भी है, परशुराम जयंती भी है, और दोनों ही समुदायों में किस तरह से समन्वय बना रहे और सौहार्द की जो एक उदाहरण पेश की जाए, इसको लेकर क्या कुछ जायजा के दौरान प्रबंध किए गए हैं? देखिए, एसएसपी और डीएम खुद लगातार हर चीज को लेकर के निरीक्षण कर रहे हैं, चाहे ईदगाह की बात हो या फिर मस्जिदों में नमाज की बात हो या फिर परशुराम जयंती की शोभा यात्रा की बात हो। तीनों को लेकर के अब विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अगर पिछली ईद की बात की जाए तो साफ निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह से कोई रोड पर नमाज पढ़ता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। उसी को लेकर के प्रशासन फुल अलर्ट है। प्रशासन साफ तौर पर सभी मुस्लिम भाइयों से आग्रह कर रहा है कि कोई भी रोड पर नमाज पढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि अगर रोड पर नमाज पढ़ी जाती है तो उससे ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होती है। उसको लेकर के फिर लोगों में काफी समस्या होती है। साफ तौर पर देखा जाए तो हर अपने नजदीकी मस्जिद में नमाज पढ़े, जितनी भी मस्जिद है सभी को खुलवा दिया गया है। साथ ही जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि सभी व्यक्ति अपने नजदीक वहां पर जाकर के नमाज पढ़े, ना कि ईदगाह का ही इंतजार करें। ईदगाह पर अगर कोई नमाज पढ़ता है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अतुल। और बड़ी खबर मेरठ से आपको बता दें, मेरठ से आगामी त्योहार और निकाय चुनाव के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के साथ डीएम एसएसपी ने पैदल गश्त किया। पैदल मार्च के दौरान नगर आयुक्त, एडीजी, आईजी समेत कई आलाधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने त्योहारों को देखते हुए धर्म गुरुओं से बातचीत करके क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। और खबर नोएडा से है, जहां थाना फेज 2 इलाके के एक सरकारी स्कूल में बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है। दरअसल बच्चों को पढ़ाने के बजाय टीचरों ने बच्चों के हाथों में झाड़ू और फावड़ा पकड़ा दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। पढ़ने लिखने की उम्र में इस तरह से बाल मजदूरी कराया जा रहा है। बच्चों को झाड़ू दे दिया गया है, फावड़ा दे दिया गया है और कहीं ना कहीं स्कूल में बच्चों से इस तरह की मजदूरी कराई जा रही है। और खबर शाहजहांपुर से, जहां नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए शाहजहांपुर में 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। एक तरफ जहां सपा ने मेयर के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया है, वहीं बीजेपी अभी भी उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगाने के लिए मंथन कर रही है। बताया जा रहा है कि पहली बार शाहजहांपुर को मेयर मिलेगा। हालांकि अभी तक नगर पालिका परिषद के लिए चुनाव लड़ा जाता रहा है।
और खबर बुलंदशहर से, जहां लापता छात्र का नहीं लगा कोई सुराग। एक हफ्ते पहले लापता हुआ था आकाश। कोचिंग पढ़ने के लिए गया था छात्र। अभी तक पुलिस नहीं लगा पाई कोई भी सुराग, कोई भी पता नहीं लगा पाई है अभी तक पुलिस। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। लगातार कोहराम देखा गया परिजनों के बीच। एसएसपी ऑफिस पहुंच परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। मांग की है कि जल्द से जल्द पता लगाया जा सके कि छात्र के साथ क्या हुआ, कहां वो है। स्याना कोतवाली क्षेत्र के बड़ा गांव का पूरा मामला। स्याना कोतवाली क्षेत्र के बड्डा गांव का ये पूरा मामला, जहां अब एसएसपी ऑफिस पहुंचकर परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। स्याना कोतवाली क्षेत्र के बड्डा गांव का मामला। कोई भी सुराग अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। कोचिंग पढ़ने दरअसल ये छात्र गया था, जिस दौरान एक हफ्ते पहले लापता हो गया था आकाश। और अभी तक इस पूरे प्रकरण में पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। अभी तक छात्र का कोई सुराग नहीं लगा पाई है पुलिस। और खबर मिर्जापुर से, जहां बीजेपी जिलाध्यक्ष पर ग्राम सभा की बीहड़ जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। आरोप कोई और नहीं बल्कि बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता और रिपब्लिकन पार्टी के जिलाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया है। दरअसल बीजेपी जिलाध्यक्ष ब्रजभूषण पर 22 करोड़ कीमत की लगभग 22 बीघा जमीन कब्जा करने का आरोप है। शिकायत पर सीएम योगी के संयुक्त ने डीएम और एसपी को जांच का आदेश दिए थे और इस मामले में अधिकारियों द्वारा 4 बार रिपोर्ट बदली गई। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये बहुत बड़ा साक्ष्य के साथ पूरा मामला माननीय मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है। सबका साथ सबका विकास, उसी के तहत मैंने एक ज़मीन की जांच कराई बीहड़। माननीय जिला अध्यक्ष जी द्वारा, उनके परिवार के द्वारा 22 बीघे की ज़मीन, 21 बीघा 19 बिस्से की ज़मीन बीहड़ है, उसको कब्जा कर लिया गया जिला अध्यक्ष बनने के बाद 2020 में, और कटीले तारों से ढूंढवा दिया गया। उसी पे मैंने एक शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी को दी और जिस पे जांच हुई। एक ही मामले में एसडीएम महोदय ने 4 रिपोर्ट लगाई। और खबर हाथरस से है, जहां बीएलएस इंटरनेशनल स्कूल में विद्यार्थियों से नमाज पढ़वाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। बताया जा रहा है कि स्कूल प्रशासन ने प्रधानाचार्य को सस्पेंड कर दिया है। वहीं मामले को लेकर अभिभावकों का हंगामा जारी है। इसी बीच हिंदूवादी नेता दीपक शर्मा ने स्कूल के गेट पर बाबर लाल इंटरनेशनल मदरसा का बोर्ड लगा दिया। घटना की जानकारी लगने पर पुलिस प्रशासन ने बोर्ड को हटाया। और बाबरलाल इंटरनेशनल मदरसा, ये बोर्ड लगाया गया है। नहीं थम रहा बीएलएस इंटरनेशनल स्कूल का विवाद, लगातार बढ़ता जा रहा है। अभिभावकों का हंगामा भी जारी है और कहीं ना कहीं इस विवाद की वजह हिंदूवादी नेता ने स्कूल गेट पर मदरसा का बोर्ड लगाया। पुलिस ने मदरसा का बोर्ड उतारा। और ये खबर हाथरस से, जहां विद्यार्थियों से नमाज पढ़वाने का ये पूरा मामला है। कहीं ना कहीं ये आरोप लगाया जा रहा है कि जबरन नमाज पढ़वाई जा रही है और अब ये मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ रहा है। और खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां जेवर इलाके में शरारती तत्वों ने बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की। बताया जा रहा है कि एक घर के अंदर बने बाउंड्री वॉल में बाबा साहब की मूर्ति है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे डीसीपी साद मियां ने लोगों से शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भी दावा किया। बाबा साहब की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ का यह पूरा मामला ग्रेटर नोएडा से, जहां शरारती तत्वों ने बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी।
और खबर सुल्तानपुर से है, जहां आज 3 माह पहले विवाहिता की दहेज लोभियों ने हत्या कर दी थी। कोतवाली पुलिस आरोपियों का बचाव कर रही थी। अब तक पुलिस केवल पति को ही जेल भेज पाई है। इस बीच बिसरा रिपोर्ट में मायका पक्ष के आरोपों को सच कर दिखाया है। नव विवाहिता को जहर देकर मारा गया था। रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। बताते चले कि बीते 21 जनवरी को सुबह 5 बजे कोतवाली नगर के पांचों पीराना कस्बे में नव विवाहिता रूबी बानो की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिवार वालों ने दहेज के लिए हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। 3 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम कर बिसरा जांच के लिए भेजा था, जिसके बाद खुलासा हुआ है। वही अमरोहा जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे ने ईदगाह का निरीक्षण किया। साथ ही ईदगाह पर नमाज की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ शहर की जामा मस्जिद के धर्मगुरु मुफ्ती हमजा और मुफ्ती मुनसिफा भी मौजूद रहे। दोनों प्रशासनिक अफसरों ने धर्मगुरुओं से तैयारियों की बातचीत की और इस बाबत बातचीत भी की गई और निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने अधीनस्थों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीएमएसपी ने शहर की जामा मस्जिद के धर्मगुरुओं को भी बुलावा भेजा और ईदगाह पर बुलवा लिया है। दोनों अफसरों ने धर्मगुरुओं की मौजूदगी में ईदगाह के मैदान, रास्ता और वहां पर खड़े होने वाले वाहनों की व्यवस्था देखी। यहाँ पे ईदगाह का निरीक्षण किया गया। 21 तारीख को, जैसा कि आप सब विदित हैं कि 21 को जुम्मे की नमाज रहेगी, आखिरी जो जुम्मे की नमाज रहेगी, और 22 को ईद रहेगी। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में आज जो संयुक्त हम लोगों का, मेरा और बीएम साहब का, साथ में यहाँ के जो लोकल जो लोग हैं जो उसमें सम्मिलित रहेंगे, सभी से वार्ता की गई है और उसमें जानकारी करी गई है कि बता रहे हैं कि 21 तारीख को शाम में बहुत सारे वॉलंटियर्स भी रहेंगे। तो हम लोग भी यही प्रयास रहेगा कि सारी जो ड्यूटीज हैं हम लोग की रात्रि से लग जाएं, और यही प्रयास रहेगा। आपसे बात भी हुई है कि सार्वजनिक बाहर पब्लिक प्लेस पे, रोड पे उस तरीके की कोई शिकायत ना आए। आप लोगों का इसमें सहयोग इसमें अपेक्षित है और इन सबके द्वारा इनके बताया भी गया है कि इनके द्वारा पूरा इसमें सहयोग। वहीं अलीगढ़ में व्यापारी पर फायरिंग चलाने का मामला सामने आया है, जहां एक बदमाश ने व्यापारी पर गोली चलाई, जो कि उसके कान के पास से होकर गुजर गई और लोहे के शटर को पार कर बदमाशों का जब निशाना चूक गया तो एक कारीगर के सिर पर बट मारकर फरार हो गए। इस दौरान मौके पर मौजूद व्यापारियों ने एक बदमाश को पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। यह घटना अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र अंतर्गत ITI रोड की बताई जा रही है। वहीं पुलिस कस्टडी में सन्नी ने बड़ा बयान दिया है। नई दिल्ली के जितेंद्र गोगी गिरोह के संपर्कों से मिले थे असलहे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे, तीनों हत्यारोपियों से NCR में बड़ी घटना कराना चाहता था गोगी गिरोह। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, गोगी गिरोह ने हत्यारोपियों को दी थी NCR चैनल की माइक, कैमरा और ID कार्ड। लॉरेंस बिश्नोई बनाना चाहते थे तीनों हत्यारोपी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, लॉरेंस बिश्नोई बनना चाहते थे तीनों हत्यारोपी। अस्पताल में पुलिस पर गोली चलाने का नहीं था कोई प्लान। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको लगातार अपडेट के साथ बता रहे हैं। मरने नहीं आए थे, इसलिए किया सरेंडर। 13 अप्रैल को लखनऊ से बस से प्रयागराज पहुंचे थे। ये पूरी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल पाई है अभी तक। और 14 को कोर्ट में ही मारने का प्लान बनाया था। अस्पताल से 1.5 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन के सामने होटल में रुके थे तीनों। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार जांच प्रक्रिया तेजी लाई गई है। 15 अप्रैल को आरोपियों ने की थी काल्विन अस्पताल की रेकी, और रेकी करके पूरी प्लानिंग की गई थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, आरोपियों ने अपनी ID पर खरीदे थे 2 मोबाइल फोन्स। डर पर काबू पाने के लिए जय श्री राम का नारा लगाया। वारदात के बाद जेल में बढ़ी
इज्जत कोई नहीं करवाता काम। सितंबर 2021 में रोहिणी कोट में हुई थी जितेंद्र गोगी की हत्या। बनाने के साथ ही पंजाब से असलहा मंगाता है गोगी गिरोह।